ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। डिबेट पर वापस जाए इससे पहले हम आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे। ये 4 तस्वीरें देखकर आप समझ पाएंगे आखिर किस तरीके से आज मतगणना हुई और इस उपचुनाव में जो सियासी पारा बढ़ा, तमाम बयानबाजियां हुई, उसके बाद जब रिजल्ट सामने आए तो कहीं ना कहीं वो चौंकाने वाले थे। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जोबट, खंडवा, टीकमगढ़ और भोपाल, जी हां, जहां पर जश्न मनाया गया। जोबट में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से महिला प्रत्याशी जिन्होंने जीत दर्ज की है, तमाम समर्थक उनके साथ मौके पर मौजूद थे और जश्न मनाया गया। खंडवा की तस्वीरें आपके सामने, खंडवा में भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जमकर जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रही हैं। टीकमगढ़ की अगर हम बात कर ले तो वहां पर भी नाच कर गाकर जमकर यहां पर नारेबाजी जो है वो खासतौर पर की गई, पटाखे भी फोड़े गए हैं। और भाई भोपाल में भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहां पर दिए जलाए गए, लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रही हैं। और कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में, इस सेमीफाइनल चुनाव में ये तो बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अभी भी मंथन करने की जरूरत है। हालांकि एक सीट पर, रेगांव सीट पर उन्होंने भारी अंतर से जीत दर्ज की है, बधाई का पात्र है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और कांग्रेस के उम्मीदवार कि कहीं ना कहीं 31 साल बाद जब वापस से वो पार्टी पर भरोसा उन्होंने जताया है और जनता ने भी उन पर भरोसा जताया और कहीं ना कहीं उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन उसके बावजूद भी जो रिजल्ट आया वो संतोषजनक कहीं ना कहीं कांग्रेस को नहीं लगा। डिबेट को ओपन करते हैं और इसी बीच में कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मेकअप किया है जो प्रतिशत, जो मोदी जी के छवि में गिरावट आई है, इसको भी हमें गंभीरता से देखना चाहिए। सर, लेकिन जो सीट गई हैं परंपरागत सीटें वो कांग्रेस की मानी जाती थी, चाहे जोबट की बात करें, आदिवासी क्षेत्र, बाउल क्षेत्र था पूरा, और आपके पृथ्वीपुर जो कांग्रेस का ही गढ़ माना जाता है। ये सही है, पृथ्वीपुर कांग्रेस की मजबूत सीट थी, पर यहाँ हम इसकी स्टडी करेंगे, इस पर अध्ययन करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ उत्तर प्रदेश का ज़्यादा उपयोग किया, उत्तर प्रदेश के नेताओं का ज़्यादा उपयोग किया, पर होता है चुनाव में। और जहाँ तक जोबट की बात है, कई आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी ने उन्हें प्रभावित किया। किस चीज़ से किया मैंने कह दिया, पर हमें ऐसे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई निराशा नहीं है। सर, आप जीते हैं 31 साल बाद कांग्रेस के खाते में आई। 31 साल बाद जहां शुद्ध कैंडिडेट बीजेपी का था, वह हम जीते हैं, वो एक इतिहास बनाया और अच्छी वोटों से जीते हैं, तो ये पूरे विंध्य को प्रभावित करेगा। सर, आगे इसमें क्या प्रभाव है अगर ओवरऑल देखा तो 4 में से 1 और 3? देखिए, उपचुनाव में पूरी पुलिस प्रशासन, पैसा, मंत्री, सबका प्रभाव होता है, सबका दबाव होता है। ये आम चुनाव में नहीं होता, ये आम चुनाव में संभव नहीं है। और इस चुनाव के परिणाम से मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी भारी जीत होने वाली है। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आपने सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर जिक्र किया कि चिंतन की जरूरत है और कहीं ना कहीं हमें आने वाले वक्त में और भी यहां पर मंथन करना होगा। डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ सरमर पटेल जी जुड़े हुए हैं, राम पांडे जी जुड़े हुए हैं और प्रभु जी भी जुड़े हुए हैं। राम पांडे जी, सुना आपने, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो कह रहे हैं कि हाँ, मंथन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। जी जी, सही कह रहे हैं। भाजपा को जरूरत नहीं है, तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अमेरिका में चुनाव जीत चुकी, इंग्लैंड में जीत चुकी, फ्रांस में जीत चुकी, दुनिया के 250 देशों में जीत चुकी। ठीक है, अभी हिमाचल में भी सारी सीटें जीत गई, कर्नाटक में भी जीत गई और राजस्थान में भी जीत गई। ये तो सारी सीटें लगातार जीत रही है, इनको चिंतन मंथन करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें तो बस 50 करोड़ फेंको और ले लो। ठीक है, 4 विधानसभाओं पर मैं आ जाता हूँ। खंडवा में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, हम जो लीड थी वो हमारी बहुत कम हुई है। वहां की हम बात करें, ये कह रहे हैं आदिवासियों ने हमें वोट दिया, कहीं आदिवासियों ने नहीं दिया। रेगांव सीट हम जीते हैं और जो जोबट सीट है वो जो 25 साल से कांग्रेस में थी, कांग्रेस से 3 बार विधायक रही है, तो व्यक्ति की खुद की व्यक्तिगत पहचान बन जाती है। तो आदिवासियों में सुलोचना रावत की व्यक्तिगत पहचान बन गई थी। उस पहचान को भारतीय जनता पार्टी, ये ना समझे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको जिंदा गड्ढे में गाड़ दिया था, नेमावर में गाड़ी से खींच के मारा। अभी झाबुआ की घटना है, महिला को निर्वस्त्र करके पेड़ से लटकाया, तो आदिवासी ये चीजें नहीं भूल रहे हैं। वो सुलोचना रावत जीत गई है तो भारतीय जनता पार्टी, ये न समझे कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। जब प्रत्याशी 25 साल से मेहनत करता है तो उसकी भी कोई अपनी व्यक्तिगत पहचान बन जाती है। पृथ्वीपुर में पिछले चुनाव में भी वो सपा का प्रत्याशी था, 40,000 वोट से उसको मिले थे, तो वहां अपना उसका, जबकि वहां सपा का कोई वोट बैंक नहीं है, उसका व्यक्तिगत अपना वोट बैंक था, तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी ये ना सोचे
कि वो जीत गई है। तो ये सपा का जीता है, ये कांग्रेस का जीता है। अब ये जाएंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वहां से टिकट मांग रहे थे, जो भविष्य में एमएलए बनते, वो उनको चाय पिलाएंगे, उनके जूते उठाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो मुझे तो बड़ी पीड़ा होती है कि भारतीय जनता पार्टी राम पांडे जी, नेता कह रहे हैं राम पांडे देखिए अपना एक ही राग जो है वो आलाप रहे हैं। ठीक है राम पांडे जी, ठीक है। प्रभु जी, जब भी राम पांडे जी को जवाब दे रहे हैं तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ रही है, इस मुस्कान का राज क्या है? मुझे लगता है राम पांडे जी को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति है कांग्रेस के लिए। जो कांग्रेस की जो गति चल रही है जी, जिस तरीके से ये चीजों को डाइवर्ट कर रहे हैं, जब उनके खुद प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिस चीज को स्वीकार करते हैं उसके लिए कह रहे हैं कि अमेरिका में चुनाव जीतने वाले, तो मुझे लगता है कि हम यहाँ पर एक सकारात्मक चर्चा के लिए शामिल हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि किसी एक पार्टी के पक्ष में वोट गए, क्या कारण है, क्या समीकरण थे जो यदि आरोप लगा रही है कांग्रेस की सत्ता का दुरुपयोग किया गया, वहां पर दबाव प्रभाव, तो किस तरीके का दबाव प्रभाव किया गया, उसको लेकर कांग्रेस ने क्या शिकवा शिकायतें की थी, वो चीजें राम पांडे यहाँ पर रखते, वो डिस्कस करते, जवाब देते, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। टीआई को बदलने की बात की, थानेदार को बदलने की बात की, कलेक्टर को बदलने की बात की, एसपी को बदलने की बात की, चुनाव आयोग बिका हुआ है, क्या करते, सीबीआई बिका, इनकम टैक्स बिका हुआ, सारी संवैधानिक संस्थाएं बिकी हुई है, किससे शिकायत करते हैं? फोरम पे बात करते हैं, इंडिया न्यूज के फोरम पे बात करते हैं, जनता सुनती है आपकी बात को, जनता समझती है, वो अपनी गलती सुधार लेगी अगली बार। लेकिन आप जो है उसको चीजों को इस एंड पे यदि ले जाकर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि लोग भी आपको सुनने के अपेक्षा दूसरी चीजें देखना ज्यादा पसंद करेंगे। तो थोड़ा सा पार्टी के हित में, केवल अपनी पार्टी के हित में ढंग से अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, केवल इतनी सी गुजारिश आपसे है। बिल्कुल, देखिए राम पांडे जी, कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये भी सही बात है कि ये जो नतीजे कह रहे हैं, जो कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अगले 2023 के चुनाव के हिसाब से जो होगा, तो बिल्कुल ये जो नतीजे बता रहे हैं वो एक इशारा ये कर रहे हैं कि जो 2018 का परिणाम था, कांग्रेस बीजेपी के बीच में नेक टू नेक की स्थिति थी, लगभग वही स्थिति 2023 में भी बनती दिखती है। हम इन नतीजों के आईने में देखते हैं, जब भी कोई तीसरा दल होता है, क्योंकि इन चुनाव में कोई तीसरा दल नहीं था, वोट काटवा लोग नहीं थे, तो शायद इसलिए सीधे सीधे वोट दोनों पार्टियों को गए, और वही स्थिति रहती है। नहीं, तो बिल्कुल जरूरी है, देखिए जरूरी है। एक तरफ बीजेपी जो है वो जमीनी स्तर से उठकर इस वक्त अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। एक कांग्रेस पार्टी जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और एक बीजेपी पार्टी जो इस वक्त मेरे ख्याल से नहीं तो सच में अगर हम कहें तो ये देश की सबसे बड़ी पार्टी जो है अब हो चुकी है। लेकिन महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो, बिजली भत्ते की बात हो, किसानों की बात हो, जनता आज के समय में इतनी बेवकूफ नहीं है। जनता इस वक्त ये समझती है कि आखिर कौन सी पार्टी उनके हित में काम कर रही है, आखिर कौन से फैसले उनके हित में है और कौन से फैसले उनके हित में नहीं है। तो ये फैसला उन पर छोड़ दिया जाए कि जनता किसे चुनती है और जनता किसे जमीन से उठाकर ऊपर पहुंचाएगी और किसे ऊपर से नीचे कर देगी। लेकिन राम पांडे जी, ये बात तो जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी को अभी भी मंथन और चिंतन करने की जरूरत है, अपनी पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। कि ये काम तो हर पार्टी हमेशा करती है, हर पार्टी अपनी मजबूती पर ध्यान देती है, हर संगठन ध्यान देता है, हर क्लब देता है, हर ग्रुप देता है। ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। वीडी शर्मा जी का मैं आपके चैनल पर सुन रहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिया था उन्होंने, भाई ये देश हमने स्वतंत्र कराया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को लेटर लिखा था कि हम स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं ले रहे हैं, हम आपके साथ हैं। फिर देश का बंटाधार करेंगे ना, ये तो देश के दुश्मन है ही। भाई देश को स्वतंत्र हमने कराया, ये अंग्रेजों से तनख्वाह ले रहे थे, अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, तो इस देश को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। आज इनके हाथ में देश आ गया है, बंदर के हाथ में उस तरह आ गया है, तो उस तरह को चारों तरफ चला रहे हैं। कभी महंगाई की मार रहे हैं, कभी बेरोजगारी की मार रहे हैं, कभी अर्थव्यवस्था की मार मार रहे हैं। देश को एक रिएक्शन ले लेते हैं, कर रहे हैं क्योंकि देश इन्होंने नहीं बनाया। ठीक है, एक रिएक्शन ले लीजिए। ठीक है, सुन तो लीजिए। ठीक है, पटेल जी जवाब दीजिए। किया क्या, मुंह चलाने के अलावा क्या किया इन्होंने? पटेल जी क्या किया आपने बता दीजिए। बिल्ली खंबा नोचे जैसी डिबेट मत कीजिए, सकारात्मक बात कीजिए। जरा लोग सुन रहे हैं, जनता सुन रही है आपको, जनता देख रही है। खंबा नोचे ये हर कार्यकर्ता आपका दे रहा है के लिए, ये बंद कीजिए। ऐसी महिला का अपमान मत कीजिए, मातृशक्ति है वो। अरे आपने तो स्वतंत्रता का विरोध किया था, आपको तो इस देश से मतलब ही नहीं है, आपको तो अंग्रेजों के साथ जाना चाहिए था, आप अंग्रेजों के साथ थे, आपका इस देश में अधिकार नहीं है, आपको इंग्लैंड जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय इंग्लैंड में होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय इंग्लैंड में होना चाहिए। आप देश में रहने लायक नहीं हो, आपका देश में कोई
आपने अंग्रेजों से तनख्वाह ली है, आपको नकारा आपने है। अंग्रेजों से माफी अरे भाई, मांगी है, आज ही नकारा है आपने आपको। अंग्रेजों को पत्र आज लिखे ही हैं, नकारा है, आज ही। स्वतंत्रता संग्राम में नहीं क्या लगे। बदतमीजी की बताइए, बातें करते हैं आप? गोलवलकर कब जेल में गए थे? ये सब करना आप तो पंकज जी के टीवी बारे में पर आते हैं। राजनाथ सिंह जी कह चुके। राजनाथ सिंह जी ने कहा सावरकर जी ने माफी मांगी। राजनाथ सिंह जी ने कहा है सावरकर जी ने माफी ठीक है, मांगी। राम पटेल जी और राजनाथ माफ सिंह ने कीजिएगा, माफी मांगी। ठीक है ये पटेल जी और राम बहुत पांडे पुरानी जी, बात है। ठीक है सुनिए, जरा इनकी एक एक कर इनकी बोलिए, आवाज बंद एक एक कर कीजिए। बोलिए। देखिए आपकी इनकी आवाज आवाज जो है ना बंद कीजिए। ओवरलैप होगी और आप कोई भी ना किसी की बात समझ नहीं पाएगा। ठीक है पटेल जी बोलिए। देखिए सचिन जी, इन्होंने कहा, तो मैं इनसे पूछना, इन्होंने कहा है कि शिशुपाल यादव जी के बारे में इन्होंने कहा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या राम नारायण सिंह जी जो विधायक रहे 2-2, 3-3 बार, क्या उनकी व्यक्तिगत छवि नहीं थी? वो चुनाव क्यों हारे? यहाँ ये जो चुनाव होते हैं, मुद्दों पर आधारित चुनाव होते हैं, पहले दिन से इन्होंने मुद्दे जो है वो नकारात्मक बनाए, झूठ पर आधारित बनाए। देखिए बार बार इन्होंने आज भी शुरुआत की वो पेट्रोल डीजल और गैस से की कि पेट्रोल डीजल और गैस के दाम इतने बढ़ गए हैं, जनता को इन्होंने कोसा। मैं इनको बताना चाहता हूं पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने ये जाना है, ये माना है कि ये महंगाई अल्पकालीन महंगाई है और उनको सरकार की नीयत पर भरोसा है। इसी का परिणाम है आज मध्य प्रदेश की जनता ने उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर जिताया है। लेकिन ये तथ्यात्मक बातें करेंगे नहीं, इनको तो नकारात्मक बातें करना है, चिल्लाना है, भले इनकी पार्टी हार जाए और ज्यादा वोटों से हार जाए, इनको क्या लेना देना? ये तो हारवाना चाहते हैं। जैसे दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मैं बोलूंगा तो मेरी पार्टी को नुकसान होगा, ऐसा ही आज राम पांडे जी कर रहे हैं। जबकि मैं राम पांडे जी बड़े पढ़े लिखे और विद्वान साथी है हमारे, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्होंने पढ़ाई की है और आज ये जो है इनकी पार्टी का नुकसान करने के लिए बैठे हैं चिल्ला कर। तो फिर ये इनकी परेशानी है। सचिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नकारात्मक मुद्दों से कभी कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इतनी कम सभाएं की, लेकिन कम सभाओं में भी आकर और अनर्गल बातें कही। अब बता दीजिए, राष्ट्रीय नेताओं को उन्होंने सांड कहा, उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी ने कहा कि वो निक्कर पहनते थे तब। अरे आप 404 सीट के समय सांसद थे और आप 44 पर आ गई कांग्रेस, तब तक आप सांसद हो, आपने क्या किया कांग्रेस के लिए? और बीडी शर्मा जी जब निक्कर पहनते थे तब हम 2 सीट पर थे, आज 350 सीट पर है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भाजपा का संगठन है। ठीक है राम पांडे जी, कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दा इस वक्त था पेट्रोल डीजल महंगा होना, गैस महंगे हो गए थे, रोजगार नहीं मिल रहा था, एजुकेशन सिस्टम मजबूत नहीं हो पा रहा था, हेल्थ सिस्टम खराब होता जा रहा था। लेकिन अगर जनता ने उसके बावजूद भी बीजेपी को चुना तो इसका मतलब आपके लिए क्या होगा? क्या आम जनता इन तमाम मुद्दों को ऊपर लेकर नहीं आना चाह रही है? जैसे मैं उन चीजों को बोल चुका हूँ। यदि आप बाप अपने बेटे से ये बोलता है कि तू मेरे सामने नेकर पहनता था, तो क्या बेटा जो है लठ लेके बाप के पीछे पड़ जाए? इतनी अकल नहीं है इनको, मुहावरे भी समझ में नहीं आते हैं। बाप बेटे से कह रहा है कि जब तू पैदा हुआ था मेरे सामने नेकर पहनता था। इनको इतनी अकल नहीं है, इतने मूर्ख लोग प्रदेश को चला रहे हैं। मतलब मुहावरे नहीं समझ में आते हैं, जिन मूर्ख लोगों को मुहावरे नहीं समझ में आते हैं तो प्रदेश को क्या चलाएंगे बताइए? अब ये पेट्रोल डीजल गैस की बात करते हैं कि नकारात्मक है। अब उन्होंने सांड बोला, कुत्ता तो नहीं बोला भाई। गाय को हम पूजा करते हैं, गाय के पति को बोला, गौ माता जो कचरा खा रही है उसकी इनको चिंता नहीं है। गौशाला हमने 1000 दिलवा दी, उसकी लिए ये बात नहीं कर रहे हैं। मुद्दों की बात करो। सांड किसको बोला? आप क्या क्या बोलते हो? जब इटली को गाली देते हो, आप इटली गए क्यों नहीं? आपने इटली को कितनी गालियां दी और नाक कटाने के लिए इटली चले गए। इटली नाक कटाने क्यों गए? आप हर दिन इटली को गाली देते हैं, हर दिन पाकिस्तान को गाली देते हैं और नाक कटाने के लिए कभी पाकिस्तान जाते हैं, कभी इटली जाते हैं। पार्टी के लोगों की तरफ प्रेम करें। सड़ी सी नकल लेकर इटली क्यों सड़ी सी को कहते गाली देते हो? आप बताओ, सुलोचना रावत को क्या बोलते थे? पाकिस्तानी है। सुलोचना रावत को बोलते थे देशद्रोही है। सुलोचना रावत को आप देशद्रोही बोलते थे, सुलोचना रावत को पाकिस्तानी बोलते थे। ठीक है, शर्म नहीं आती ठीक है, अब उनकी चप्पल उठाओगे। ठीक है पटेल जी और पांडे जी, ठीक है देखिए सुनिए पटेल जी और पांडे जी देखिए, पाकिस्तानी है, पांडे जी गुंडा है। राम जी हो गया, रिपीट ना करें। अब चरण वंदना कर रहे हो आप उनकी। अब कई बार बोल चुके आप, ये लाइन रिपीट ना उसको करें। विचारधारा रखिए अपनी। ठीक है प्रभु जी, बात करें। ठीक है प्रभु जी।
मुझे लगता है सचिन, ये जिस एंड पे बहस ले जाते हैं शायद वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है कि ऐसे प्रवक्ताओं का चयन कांग्रेस करे, बहुत बेहतर होगा कांग्रेस के लिए। लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल सही है कि ये उपचुनाव से कांग्रेस को, जो कमलनाथ जी कह रहे हैं कि वो चिंतन मंथन करने की जरूरत है, तो करना चाहिए, क्योंकि इससे उनको बिंद का रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनसे वो बिंद के वो नेता अजय सिंह राहुल, उनकी लीडरशिप दिखाई दे रही है कि उन्होंने किस तरीके से वहां पर मेहनत की और क्या मुद्दे थे। महंगाई का मुद्दा तो अपनी जगह ये केवल बहस का विषय होकर रह गए हैं। जनता नेताओं को देखती है, जब नेता केवल एक फौरी प्रदर्शन करते हैं महंगाई को लेकर, उसके बाद फिर वो अपनी गाड़ियों में, महंगी गाड़ियों में फटाटा भर के डीजल पेट्रोल जलाते हैं, तो जनता भी समझती है कि उसको भी यही करना पड़ेगा। इसलिए इन मुद्दों पर बात करने के बजाय जनता से जुड़े मुद्दे बात करें। यदि हम कहें इस चुनाव ने क्या दिया, तो इस चुनाव ने ये दिया कि शिवराज सिंह चौहान ने एक केवट के घर में जाकर देखा कि उसके घर में क्या दिक्कत है, किसी आदिवासी के घर जाकर देखा। तो ये कांग्रेस के नेता क्यों नहीं कर सकते थे? वो तो जमीन से जुड़े हुए, ज्यादा जुड़े हुए, पक्ष में उनका ज्यादा दायित्व है। वो इन मुद्दों को उठाते तो शायद ये चुनाव के नतीजे कुछ और होते। और कुछ देर पहले राम पांडे जी भी खास तौर अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और कैंडिडेट्स को लेकर बोल रहे थे कि हम किसी को पकड़ के रखना नहीं चाहते। और ये शायद भूल रहे कि जब सिंधिया जब बीजेपी में शामिल हुए थे तो उनकी सरकार गिर गई थी और नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को हुआ। और उसके बाद अब जो है कांग्रेस अपने आप को सिर्फ मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। बस जी एक चीज बता देता हूँ मैं जी, जब देश को जरूरत थी कि हमारे देश में कोरोना का आक्रमण हो चुका है, हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करनी थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी थी, रेमडेसिविर की व्यवस्था करनी थी, दवाइयों की व्यवस्था करनी थी, तब सिंधिया जी, शिवराज जी, मोदी जी, अमित शाह जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक बेंगलोर में रखा। लाखों लोग संक्रमित होते रहे और जिस दिन बेंगलोर से छूटे, शिवराज जी ने शपथ ली और दूसरे दिन से लॉकडाउन। इससे बड़ी गद्दारी देश के साथ क्या होगी? पूरे देश को कोरोना में झोंक दिया आपने गद्दारी करके। 28-22 विधायकों को आपने बेंगलोर में रखा। शर्म नहीं आती है क्या? इस तरह से विधायकों को बंद करके रखना चाहिए। मुद्दा तो यही है ना पांडे जी, बात तो यही है ना पांडे जी, बात तो यही है ना कि देखिए फिर गलतियां कहां सामने आई, आपने इतने बड़े कार्यकर्ता, इतने बड़े चेहरे को ही आपने संभाल सके ही नहीं आप। अरे अपमान करने का काम किया लगातार। जब उन्होंने कहा कि आप सुनिए जनता की, वरना मैं रोड पर उतर जाऊंगा, तो कहा रोड पर उतर जाओ, किसने देखा है? एक ट्रम्प के कारण अरे मंत्रियों के लिए समय नहीं होता था आपके मुख्यमंत्री जी के पास। विदेश नीति क्या हमारी है? क्या हमारा अमेरिका के राष्ट्रपति का प्रचार करना हमारा काम है? अब बाइडेन हमें नहीं पूछता है, बाइडेन हमें एयरपोर्ट पर लेने के लिए नहीं आता है, बाइडेन हमारी इज्जत नहीं करता है, बाइडेन हमें दुत्कारता है। अब आप दूसरे देशों के चुनाव में भी कोरोना काल में इंटरफियर करोगे। ठीक है प्रभु जी, तो क्यों कोई ठीक है प्रभु जी, करेगा? ये आपकी नीति चल रही है। ठीक है राम पांडे जी, ठीक है। देखिए राम पांडे जी, डिबेट का जो डेकोरम होता है ना, ठीक है राम पांडे जी, ठीक है आऊंगा मैं आपके पास, ठीक है आऊंगा मैं आपके पास, ठीक है आपको आपकी बात रखने का पूरा मौका दिया मैंने, ठीक है राम पांडे जी, ठीक है आऊंगा मैं आपके पास, अब ठीक है अब जरा सुन लीजिए प्रभु जी, ठीक है एक मीडिया ठीक है प्रभु जी, 5 लाख रुपए बोला था कि जो लोग मरेंगे उनको 5 लाख रुपए देंगे। आप झूठे वादे, झूठे सपने, झूठी घोषणाएं करके जनता को भ्रमित कर देते हैं। देखिए सुनिए राम पांडे जी, देखिए मीडिया की क्या भूमिका है, मीडिया कर्मियों की क्या भूमिका है और मीडिया की क्या भूमिका है वो हम जानते हैं, हम अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। अब जरा सुन लीजिए, ठीक है अब जरा सुन लीजिए ना, अब जरा सुन के लीजिए। देखिए ये साहब बौखलाहट है, साहब सुनिए मेरी बात, ये बौखलाहट है राम पांडे जी, ये बौखलाहट है आपकी। फिर आप सुन नहीं रहे, आपको आपकी बात रखने का पूरा मौका दिया मैंने, आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। आप बात तो सुनिए, पहले आप बात सुनिए, राम पांडे जी बात सुनिए आप पहले, ठीक है प्रभु जी। जनता के फायदे की बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं, मीडिया कर्मी के फायदे की बात करने के लिए नहीं बैठे हैं, या आपके या सनोवर भाई के फायदे की बात करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम प्रदेश की जनता के फायदे की बात करने के लिए बैठे हैं। उस पर बात करने कीजिए आप, वो मुद्दे हैं, वो मुद्दे से कांग्रेस आगे बढ़ेगी। इन जो इटली जाने से, ये करने से, आपको पता है नरेंद्र मोदी एक राज्य का मुद्दे बता दीजिए क्या होते हैं। एक राज्य के पटेरिया जी मैं इंटरफियर कर रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए मुझसे होते क्या है।
मीडिया को मत लाइए घसीटिए बीच में। मीडिया अपना काम कर रहा है, बहुत बेहतर ढंग से मैं काम आपसे कर पूछ रहा रहा हूँ मुद्दे होते क्या है, मुझे आप 10 मुद्दे गिना दीजिए। उस 10 मुद्दों में से हमने किस पर बात देखी, मुझे आप 10 मुद्दे गिना दीजिए, हम किन 10 मुद्दों पर बात देखी, आप बता दीजिए। राम पांडे जी मुद्दे क्या थे मैंने आपको बताया। राम पांडे जी मुद्दे क्या थे मैंने आपको बताया। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस पार्टी की आप कहते हैं कि मैं हम पार्टी मजबूत है, हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए मुझे क्या, मुझे आप ये बताइए जनता ने आपको क्यों नहीं चुना? अगर मुद्दे आपने सही उठाए, अगर मुद्दे आपने सही उठाया तो जनता ने आपको क्यों नहीं चुना? ये रेगांव में चुना नहीं है क्या वो जनता नहीं है? वो मैंने मध्य प्रदेश में नहीं रहते? मैंने शुरुआत में कहा कि आप बधाई के पात्र हैं। मैंने शुरुआत में कहा कि आप बधाई के पात्र हैं कि आप एक सीट जीत गए, 31 साल बाद आप उस सीट पर आ गए, लेकिन बाकी 3 सीट पर आखिर आपको क्यों नहीं जीत मिली? जनता नहीं मानते क्या? राम पांडे जी सुनिए, राम पांडे जी सुनिए, हर बात को घुमाने की और मीडिया कर्मी पर सवाल उठाने की हिम्मत या फिर अगर हम कहें कुछ भी आप गलत करते हैं। आप सिर्फ बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मुद्दे का सही उठाए, अगर आपने मुद्दे सही उठाए तो आखिर जनता ने आपको क्यों नहीं चुना? इसकी वजह सिर्फ एक है, सुनिए, इसकी वजह सिर्फ एक है कि जनता को आप पर विश्वास ही नहीं है। जनता को आप पर विश्वास ही नहीं है। जी जो ये बताते हैं कि 2000 के नोट में चिप लगी हुई है, जनता को तो उन पर विश्वास है। देखिए आप हर बार आप मीडिया को कोस नहीं सकते। आप हर बार मीडिया को कोस नहीं सकते। आप हर बार मीडिया को कोस नहीं सकते। आप अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, जनता आपको चुनेगी। आप सही मुद्दे उठाएंगे तो जनता आपको चुनेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेगा यहां पर, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इस जीत का संदेश क्या है ये तो साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अभी फिलहाल कमजोर है। उसे और भी चिंतन करने की जरूरत है, उसे और मंथन करने की जरूरत है कि आने वाले वक्त में वो अपने आप को एक मजबूत पार्टी के तौर पर, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर पेश कर सके। एक ब्रेक।